हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी में। मैं मोहित पासवान स्वागत करता हूं आपका इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम। आज है 5 फरवरी 2021 और आज हम इस क्लास में 5 फरवरी की जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको यहाँ डिस्कस करेंगे। यह जो करंट अफेयर है सभी वनडे एग्ज़ाम्स, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे के, पुलिस के या फिर एयरफोर्स, नेवी, जिससे सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चलो शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे अपना जो प्रीवियस क्लास में जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए थे स्टैटिक जीके के, देखते हैं उनके सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का भाग 5 निम्न में से किस से संबंधित है? ऑप्शन ए संघ से, ऑप्शन बी राज्यों से, ऑप्शन सी पंचायतों से, ऑप्शन डी नागरिकता से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संघ से। जो भारतीय संविधान का भाग 5 जाएगा उसमें संघ से संबंधित सभी प्रावधान दिए गए हैं। अगर हम बात कर लें एक नागरिकता से, तो ये हम पिछली क्लासों में इसको रिवाइज कर चुके हैं और जो नागरिकता से जुड़े प्रावधान हैं वो भारतीय संविधान के भाग 2 में दिए गए हैं। तो आप इसको भी याद रखें क्योंकि हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया, तो इसका रिवीजन ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए भाग 3 में, ऑप्शन बी भाग 3 कै में, ऑप्शन सी भाग 4 में, ऑप्शन डी भाग 4 कै में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भाग 4 कै में। जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में एक 42वां संविधान संशोधन करके, कौन सा 42वां, 1976 में, ये हमने लास्ट क्लास में भी कवर किया था। तो इसके माध्यम से ये मौलिक कर्तव्य भाग 4 में एक सब पार्ट बना के 4 कै उसमें इनको जोड़ा गया था। अगर अनुच्छेद की बात करें तो इन्हें आर्टिकल 51 के अंतर्गत 51 ए या 51 कै में जोड़ा गया। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं आज के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय तेज गेंदबाज ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ऑप्शन ए उमेश यादव, ऑप्शन बी अशोक डिंडा, ऑप्शन सी श्रीनाथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अशोक डिंडा। अशोक डिंडा ने भारतीय जो कि भारतीय तेज गेंदबाज हैं भारत के, इन्होंने क्रिकेट के जो भी सभी प्रारूप होते हैं उनसे संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये जो अशोक डिंडा हैं ये कोलकाता के मूल निवासी हैं। इसके अगर अलग बात करें तो इन्होंने 2010 के एशिया कप में भी ये खेले थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए भारत का पहला समर्पित केंद्र आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी अहमदाबाद में, ऑप्शन सी चेन्नई में, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई में। हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि अभी हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 2 फरवरी को मनाया गया और अभी 2021 चला है तो 2 फरवरी 2021 को। तो इसी विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर ही जो भारत सरकार है उसने एक आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र स्थापित किया है। कहाँ? चेन्नई में। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगर इस केंद्र का और एक शॉर्ट में नाम देखें तो क्या होगा? तो इसको शॉर्ट में CWCM, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड एंड सेंटर ऑफ मैनेजमेंट के नाम से इसको जाना जाएगा। इसके साथ ही बात कर लेते हैं भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं। तो फिलहाल वर्तमान में भारत में 42 रामसर साइट्स हैं। रामसर साइट्स किससे संबंधित है? तो ये आर्द्र भूमियाँ होती हैं। तो अगर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि रामसर साइट्स किससे संबंधित है, तो ये आर्द्र भूमियों से। और आर्द्र भूमियों से संबंधित कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो रामसर सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। और रामसर ये शहर जो है कहाँ पे है? तो ये ईरान में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि केंद्र सरकार ने करों के वितरण पूल में राज्यों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को स्वीकार किया है?
ऑप्शन ए 34%, ऑप्शन बी 41%, ऑप्शन सी 45%, ऑप्शन डी 50%। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 41%। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया है, जो वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का बजट है, इसको प्रस्तुत किया है। तो इसमें जो केंद्र सरकार है उसने जो राज्यों का जो हिस्सा होगा किसमें, करों में, जो कर वितरण होगा उसमें उसको 41% करने के बात को स्वीकार कर लिया है। ये 41% जो करने की बात को स्वीकार किया है, ये जो 15वां वित्त आयोग था उसकी सिफारिश के आधार पर इस बात को स्वीकार किया गया, क्योंकि 15वें वित्त आयोग ने ही सिफारिश की थी कि जो राज्यों की हिस्सेदारी है उसको 41% कर दिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। क्वेश्चन फिर एक बार ये वित्त आयोग से ही संबंधित है, और जो सबसे लास्ट ये 15वां ही वित्त आयोग है। तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था। ऑप्शन ए के मिश्रा, ऑप्शन बी एन.के. सिंह, ऑप्शन सी एम.के. सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वो नवंबर 2017 में हुआ था, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो एन.के. सिंह की अध्यक्षता में एन.के. सिंह इस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। अगर इसके साथ ही बात करें, जो वित्त आयोग होता है इसको फाइनेंस कमीशन भी कहते हैं। तो ये किस टाइप की बॉडी है, किस टाइप की संस्था है। जैसे कि मैं आपको पिछली क्लासों में भी बताता आ रहा हूँ, संस्थाएं कैसे होती हैं, संवैधानिक संस्थाएं, वैधानिक संस्थाएं और नियामक संस्थाएं। तो ये तीन टाइप की संस्था होती हैं जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ लास्ट से। एग्ज़ाम में मोस्टली ये चीज़ पूछी जाती है, और ये स्टैटिक जीके से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, जो कि कभी चेंज नहीं होती। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कैसी, संवैधानिक संस्था, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो आपका सही जवाब होगा संवैधानिक संस्था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि देश का कौन सा केंद्रीय बजट देश का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट था। ऑप्शन ए 2021-22, ऑप्शन बी 2020-21, ऑप्शन सी 2019 से 2020 वाला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये फाइनेंशियल ईयर होते हैं जिनकी यहाँ बजट में बात की जाती है, वित्तीय वर्ष। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 2021-22 का, जो अभी हाल ही में प्रस्तुत किया गया है। ये पहला देश का डिजिटल केंद्रीय बजट है, जिसकी वजह से चर्चा में है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 भी कहीं ना कहीं बजट से ही संबंधित है, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है तो हम एक बार पढ़ के देखते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय बजट से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 111, ऑप्शन बी अनुच्छेद 112, ऑप्शन सी अनुच्छेद 114, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अनुच्छेद है जो केंद्रीय बजट से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 ही बजट से संबंधित प्रावधानों की बात करता है। हालांकि भारतीय संविधान में बजट जैसे किसी भी शब्द का प्रयोग सीधे सीधे तौर पर या प्रत्यक्ष तौर पर नहीं किया गया। अनुच्छेद 112 में बजट नामक किसी भी शब्द का उल्लेख नहीं है। तो फिर क्या है, तो जो अनुच्छेद 112 है उसमें एक वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से शब्द का उल्लेख किया गया है। क्या कि एक वार्षिक वित्तीय विवरण होगा, जिसी को हम बजट कह देते हैं। संविधान में किस नाम से है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए होगा। और जो वित्तीय वर्ष होता है, तो इसका पहले मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये इस नाम से होगा। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जो एक वित्तीय वर्ष होता है वो कब से कब के लिए मान्य होता है। वित्तीय वर्ष, इसको अगर इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं आप ये FY के नाम से भी आपको दिखाई देगा, फाइनेंशियल ईयर। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का होता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 की हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 1 फरवरी को, ऑप्शन बी 2 फरवरी को, ऑप्शन सी 3 फरवरी को, ऑप्शन डी 4 फरवरी को। तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस है वो बीते 4 फरवरी को मनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी 4 फरवरी। ये जो विश्व बंधुत्व दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है, जो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है कि संसार में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों व धर्मों के लोग हैं, तो उनमें आपसी प्रेम, सद्भावना, सम्मान आदि चीज़ों को बढ़ाना है। अगर बात करें तो इस 2021 के मानव बंधुत्व दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? तो इसकी थीम थी, क्योंकि थीम भी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, तो इसकी थीम थी ए पाथवे टू द फ्यूचर। ये आपको याद रखना है, ठीक है? आप इसको नोट डाउन भी करिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो सैन्य अभ्यास है इसका नाम ही अपने आप में युद्ध अभ्यास है। जो एक्सरसाइज आपने बहुत सी देखे होंगे, जैसे किसी का नाम संप्रति है, किसी का नाम जिमैक्स है, तो इसी टाइप इसका नाम ही अपने आप में एक युद्ध अभ्यास है। किस किस के मध्य हो रहा है? भारत और अमेरिका। तो इसको याद रखेंगे, एक इंडो यूएसए मिलिट्री एक्सरसाइज है अपने आप में। मिलिट्री एक्सरसाइज मतलब सैन्य अभ्यास। तो कहाँ किया जा रहा है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। ऑप्शन ए पोखरण में, या फिर ऑप्शन बी राजस्थान में, या ऑप्शन सी पुणे में, या ऑप्शन डी जामनगर में। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी राजस्थान। तो ये युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास राजस्थान में किया जा रहा है। और ये कब किया जाएगा? तो ये 8 फरवरी से शुरू हो जाएगा। 5 फरवरी को जो अमेरिकी सेना है वो भारत में आ चुकी होंगी। इसके साथ ही ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो राजस्थान में भी। तो राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर के समीप जो बीकानेर ज़िला है वहाँ एक कौन सा? बीकानेर, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। बीकानेर ज़िले में एक महाजन फायरिंग रेंज है, तो ये उसमें किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन ए धौलपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी चूरू। तो ये उड़ान तारा नामक ये जो किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है ये राजस्थान में शुरू किया गया है। और ये राजस्थान के किस स्थान पे किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धौलपुर में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य से जुड़ी जागरूकता फैलाना है किशोर बच्चों में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ये चौरी चौरा नामक शताब्दी महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। आदित्य योगीनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ये जो चौरी चौरा है, ये चौरी चौरा कांड के नाम से हमारी जो स्टैटिक जीके है हिस्ट्री में, जो अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें ये बहुत ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चौरी चौरा कांड। तो ये उसी के परिप्रेक्ष्य में है, उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है, क्योंकि 4 फरवरी के दिन, कब? 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के चौरी चौरा नामक स्थान पर यह घटना हुई थी। इस घटना में हुआ यह था कि जो किसान थे वो कहीं ना कहीं बढ़े-कर के कारण विरोध कर रहे थे, जो कि ब्रिटिश सरकार ने करों को, राजस्व करों को बढ़ा दिया था, क्योंकि तभी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, जिससे कि ब्रिटिश सरकार को काफ़ी नुकसान हुआ था उस युद्ध में। तो उस नुकसान की कहीं ना कहीं भरपाई करने के लिए उसने किसानों के ऊपर एक आर्थिक बोझ के रूप में राजस्व कर को लाद दिया था। तो किसानों ने इसका विरोध किया और इसके विरोध प्रदर्शन चल ही रहा था चौरी चौरा नामक स्थान पर। तभी वहाँ एक चौरी चौरा के पास एक पुलिस चौकी थी, यहाँ कहें तो एक पुलिस स्टेशन था, तो वहाँ पुलिस वालों ने किसानों पर गोलियाँ चला दी, जिससे कि भीड़ आक्रोश में आ गई और भीड़ ने
उस पुलिस स्टेशन को ही आग के हवाले कर दिया, जिसमें सभी पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो इसीलिए यह चौरी चौरा कांड के नाम से फेमस है। तो इसीलिए चौरी चौरा महोत्सव मनाया जा रहा है इसी के परिप्रेक्ष्य में। तो कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के यहाँ गोरखपुर ज़िले की घटना थी। इसके बाद यहाँ हमारे समाप्त होते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चन, और फिर कल के लिए आपको देते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि स्टैटिक जीके से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हमें साथ के साथ कहीं ना कहीं करंट अफेयर के साथ जो स्टैटिक जीके है उसको भी रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो अभी रिवीजन चल रहा है ये अभी पॉलिटी का चल रहा है, और पॉलिटी का हम सीरियल वाइज टॉपिक को एक मैनर्ड वे में यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पहला क्या है कि भारत का संवैधानिक रूप से प्रमुख कौन होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे संवैधानिक रूप से प्रमुख पूछा गया है भारत का। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे कि संवैधानिक रूप से पूछा गया है, वास्तविक रूप से पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भी इसका सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें पूछा गया कि भारत के सेकंड राष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट राष्ट्रपति तो कई बार पूछे जाते हैं, लेकिन आज हमने इसमें पूछा सेकंड राष्ट्रपति कौन थे। इससे जुड़े इससे कई फैक्ट बनते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए वी गिरी थे, या फिर ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, या फिर ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ऑप्शन डी या फिर इनमें से कोई भी नहीं था। तो आप अपनी नॉलेज के हिसाब से इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कंसंट्रेट। आपने इस वीडियो को पूरा देखा ध्यानपूर्वक, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। जो भी इस चैनल पे नए हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसी टाइप से डेली करंट अफेयर की क्लास के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए एंड शेयर, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह सभी के लिए यूज़फुल हो सके। जो भी गवर्नमेंट से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो जो भी सभी एग्ज़ाम जिनमें करंट अफेयर का एक हिस्सा आता है, तो आप इनके लिए शेयर कर सकते हैं एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है MB डिफेंस एकेडमी के नाम से। आप जब टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहाँ सर्च में बार में जाके सर्च कर सकते हैं MB डिफेंस एकेडमी, तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन थैंक्स।